व्हाइट ब्लड श्वेत उदर कोशिका। क्लियर। इसका दूसरा नाम या फिर अदर नेम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, सेकेंड नेम हो गया। इसका जो बनती है, निर्माण कहाँ से होता है इसका, है ना? इसका भी निर्माण कहाँ से होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा होता है, मज्जा होता है, जो भी होता है आप समझ लेना। ठीक है। और सर इसका लाइफ पीरियड या फिर जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 6 दिन, 2 से 6 दिन, सिर्फ इतना ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ये क्वांटिटी या मात्रा में कितनी होती हैं, काउंटिंग में या मात्रा में कितनी होती हैं? तो ये होती है लगभग 4000 से 10,000, अराउंड होता है, फिक्स नहीं है, 4 से 10 के बीच में चलता है इसका दायरा। क्लियर। नेक्स्ट, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हिंदी में लिखेंगे हम प्रतिरोधक। क्लियर। WBC का भी लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन बता देना आपको जो आते हैं इससे, सामने जो लिखा हुआ है इससे, कि WBC का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, पहला। सेकंड, इसका सेकंड नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 6 दिन। मात्रा में कितनी होती है? 4 से 10,000। ठीक है। बनती कहाँ है? बोन मैरो में। और इसका कार्य क्या है? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। अच्छा, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर, संरक्षण दे रहा है रोगों से, इसीलिए WBC को हम क्या कहते हैं? बॉडी गार्ड ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की रोगों से रक्षा कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बॉडी गार्ड ऑफ अवर बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट, इसका ही पॉइंट है, आप देख लियो साथ में इसके। नेक्स्ट आएगा क्या, इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक होता है? तो हाँ, प्रेजेंट, और केंद्रक है इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? सेल। जबकि RBC में केंद्रक नहीं था, और RCB से केंद्रक नहीं था, इसलिए हम इसको सेल नहीं कह पाए थे, तो हमने इसको क्या कहा था? कॉर्पल्स कहा था, कणिका कहा था। इसमें न्यूक्लियस है इसलिए क्या कहा है? अच्छा, तीनों ब्लड में से, ब्लड के कितने पार्ट्स हैं, उन तीनों पार्ट्स में से RBC, WBC और प्लेटलेट्स में से जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ किस में है? WBC में। ना तो प्लेटलेट्स में होता है और ना ही RBC में होता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखना, इसके अलावा अब क्या आता है? इसके टाइप्स, भाई कितने प्रकार की होती हैं या कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके? तो पहला है मोनोसाइट, दूसरा है लिम्फो, LYMPHO, लिम्फोसाइट, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स, चौथा है बेसोफिल्स, एंड फिफ्थ वन इज ईसनो। इंग्लिश में ही, हिंदी में सेम ही रहता है। मोनोसाइट को मोनोसाइट कहते हैं, लिम्फोसाइट को लिम्फोसाइट कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, बीसोफिल्स को बीसोफिल्स ही कहते हैं, और ईसनोफिल्स को स्नोफिल्स कहते हैं। एक ही नाम है, आपको तो हम हिंदी में लिख देंगे दोबारा, और कुछ नहीं है नाम में चेंजेस। ठीक है, ये आप नोट करें। जो आपका पैड का पेपर होगा भी 1-2 महीने बाद, उसमें साइंस 5 नंबर की आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मिला के, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायो से ही आएंगे आपके, ऐसा है। और बायो में भी बहुत इजी से क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड वगैरह से, बोन्स वगैरह से, या ग्लैंड वगैरह से आ जाते हैं, इतना ही पार्ट बनता है उसमें, ऐसा है।
एक सेकंड। बारिश तो हो रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है। डेली सुबह शाम 9 टाइम बारिश हो रही है अच्छी खासी। मॉर्निंग में भी हो रही थी, अभी भी हो रही है अच्छी खासी। हाँ हो सकता है ऐसा, मेरे को आइडिया नहीं इन चीज़ों में होता है या नहीं होता, लेकिन पॉसिबल हो सकता है ऐसा होता हो। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन हो इससे आपको तो पूछ सकते हो, सवाल ववाल तो कुछ ही पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या है, मैं आपको फंक्शन समझा रहा है। होता क्या है, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है, प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहा है। तो आपकी बॉडी में कोई भी बाहर से पार्टिकल आता है जिसको हम फॉरेन पार्टिकल कहते हैं, वो होता है एंटीजन। ठीक है, अब एंटीजन जो बाहर से आया, जो आपकी बॉडी का नहीं है, उसको हटाने के लिए, उस पर कॉन्टैक्ट करने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए, आप कुछ भी कह सकते हो उसको, उसके लिए क्या करता है, जो लिम्फोसाइट है आपका, ये एंटीबॉडीज़ बनाता है ना। और एंटीबॉडी बनेंगे तभी तो आप सामने वाली डिसीज से लड़ पाओगे, ऐसा होता है। और ये अलग अलग लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ये सब आपको अलग अलग लेवल की, अलग अलग स्तर की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं हम समझा रहे हैं अभी, आप एक बार लिख लो, फिर हम बताते हैं क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, ये लिख गया, बहुत जल्दी लिखे, थोड़े ही पॉइंट्स हैं। ये साइड वाला हो गया, चलो मेरे को बता दे रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आ गए सारे के सारे, जो लिखे हैं वो तो आए होंगे। नोट करते हैं ना, नोट्स बना लेना एक बार, बार बार नहीं बनाओगे आप, क्योंकि दोबारा में फिर आप वीडियो देख के डायरेक्टली याद कर सकते हो या समझ सकते हो। इसका फंक्शन समझना आप, इनका हम समझाए दे रहे हैं, लिखवाने का ऐसा कोई खास रोल है नहीं, बता दे रहा हूँ खास। सुनो, सबसे पहले आता है बेसोफिल्स और ईस्नोफिल्स, फिर आता है न्यूट्रो, कुछ भी आप याद कर लो, पहले बता देगा आपको। ये जो बेसोफिल्स, अच्छा इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा WBC कौन सा है, ये कल आप हमें बताएंगे। सबसे बड़ा WBC कौन सा है, सबसे छोटा WBC कौन सा है, क्वेश्चन है, हमें बता देंगे, हम बता देंगे तो आप याद कर लोगे। आप खुद से ढूंढोगे तो आप 4 पॉइंट्स याद करके आओगे घर से, इसलिए बताने को तो वही बता दें आपको। ठीक है, सुनो, बेसोफिल्स और ईस्नोफिल्स क्या है, आपको बहुत लो लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि कोई नॉन लिविंग पार्टिकल आपकी बॉडी में आया, जैसे कि धूल का कोई कण आ गया, डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में आया, उस टाइम पे सबसे पहले एक्टिवेट कौन होता है, बेसोफिल्स। तो जैसे मान लो कोई धूल या डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में आया, बेसोफिल्स एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है, और ये हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करेगा। और जैसे ही केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल किसके पास जाएगा, ईस्नोफिल्स के पास जाएगा, और ईस्नोफिल्स को बताएगा कि डस्ट पार्टिकल बॉडी में आ गया है। तो ईस्नोफिल्स अब क्या करेगा, एलर्जी क्रिएट करेगा। एलर्जी क्रिएट करेगा तो या छींक से या खांसी से फोर्सफुली उस डस्ट पार्टिकल को हम बाहर निकालना जानते हैं। इसी वजह से आप देखो, जब हम धूल वगैरह में जाते हैं तो हमें छींकें आ जाती हैं, स्नीज आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि आपका बेसोफिल्स एक्टिवेट हो गया और ईस्नोफिल्स एक्टिवेट हो गया। तो आपकी बॉडी का पार्टिकल तो है नहीं डस्ट, ये धूल का कारण आपकी बॉडी में है क्या, नहीं है, बाहर से आया है, पहली बात। तो उस पर जो निकालने की प्रोसेस है वो कौन करवाएंगे, बेसोफिल्स और ईस्नोफिल्स। बेसोफिल पता करेगा कि भाई डस्ट पार्टिकल आ गया और नॉन लिविंग है, डस्ट पार्टिकल नॉन लिविंग है। अब जाके क्या करेगा, हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज करेगा, और वो हिस्टामाइन केमिकल जाके किसको एक्टिवेट करेगा, ईस्नोफिल्स को। और ये एक्टिवेट हो जाएगा, तुरंत एलर्जी क्रिएट करेगा। तो स्नीज से या फिर खांसी से, किसी से भी फोर्सफुली उस डस्ट पार्टिकल को हम बाहर निकाल देंगे। इसीलिए जब आप धूल वूल में काम करते हो तो आपको छींकें वगैरह आ जाती हैं, ऐसा होता है। ये हो गया डस्ट पार्टिकल का नॉन लिविंग का। फिर कौन सा आता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स प्योर लिविंग के लिए होता है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस के लिए। ये किसके लिए है, नॉन लिविंग के लिए। न्यूट्रोफिल्स किसके लिए आएगा, प्योर लिविंग के लिए, जो पूर्ण रूप से जीवित है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस है। तो जैसे ही बैक्टीरिया फंगस आएगा, उस टाइम पे कौन एक्टिवेट होगा,
क्या बैक्टीरिया और फंगस के लिए ये दोनों एक्टिवेट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके लिए होते हैं? नॉन लिविंग के लिए होते हैं। न्यूट्रोफिल्स किसके लिए होगा? प्योर लिविंग के लिए, बैक्टीरिया और फंगस। बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, फंगस को कवक कहते हैं शायद, है ना, उसके लिए। अब ये दो टाइप से होता है, या तो ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया को खा लेगा, या उसके अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको पी लेगा। तो इसको फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ये आप याद रख लो, ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है। अब आया हाई लेवल इम्यूनिटी। ये दोनों किसके लिए होते हैं मेनली? अब मान लो बॉडी में कोई वायरस आया, प्योर लिविंग तो है नहीं, आपने सुना होगा, ठीक है, प्योर लिविंग नहीं है वायरस, और बॉडी में कोई वायरस आ गया, तो सबसे पहले एक्टिवेट कौन होगा? मोनोसाइट। और मोनोसाइट ये पता करने का काम करेगा कि जो आया है पार्टिकल, ये जीवित है या निर्जीव है, या फिर प्योर जीवित वाला है, कौन सा है। अगर निर्जीव होगा तो ये काम करेगा नहीं, तो यहाँ से खत्म हो जाएगी, एलर्जी क्रिएट हो गई। अगर प्योर लिविंग है तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अगर वायरस है तो कहाँ जाएगा? मोनोसाइट काम करेगा। अब मोनोसाइट काम करेगा तो मोनोसाइट तुरंत एक्टिवेट होगा और साइटोकाइन नाम का एक एंजाइम रिलीज करेगा। उसके बाद उस एंजाइम से कौन एक्टिवेट हो जाएगा? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट जैसे ही एक्टिवेट होगा, लिम्फोसाइट दो पार्ट्स में टूटता है, एक टूटता है एंटीबॉडी में और दूसरी बनाता है मेमोरी सेल। समझ रहे हो? एंटीबॉडी वायरस से लड़ने का काम करेगा और मेमोरी सेल ये मेमोरी बनाने का काम करेगा कि सेम वायरस अगर दोबारा से आएगा तो फंक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाए। जैसे आपने सुना होगा चेचक होता है, उसका टीका एक बार लगता है, फिर लाइफ में शायद से दोबारा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या नहीं भी होता कभी। क्यों? क्योंकि उसके वायरस का शेप फिक्स है। समझ में आया? उसके वायरस का शेप फिक्स है, और वायरस का शेप फिक्स है मतलब जब वो पहली बार आया होगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे एंटीबॉडी बन गए होंगे, तो आप फीवर आया होगा आपको, और उसी टाइम पे क्या बन गए होंगे? मेमोरी सेल, कि आपकी याददाश्त बन गई है कि ऐसा वायरस एक बार बॉडी में आ चुका है, ठीक है। अब दोबारा, अच्छा, चेचक के वायरस का शेप चेंज नहीं होता, वो जिस शेप में नेक्स्ट टाइम उसी शेप में आएगा। अगर सेम शेप आएगा तो क्या हमारी बॉडी मेमोरी सेल के थ्रू पहचान नहीं लेगी कि पहले आया था? पहचान लेगी, तो दोबारा फिर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपने सुना होगा कोरोना में कहते हैं एंटीबॉडी नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि वायरस जो था वो अपना शेप चेंज कर रहा है। आपने एक शेप के लिए बना ली मेमोरी सेल, अब अगर दूसरे शेप में आया तो आपके पास फिर कुछ नहीं है। तो ये कॉन्टिन्यूसली शेप चेंज कर रहा था, इसलिए हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी उसकी, और काफ़ी टाइम लगा है बनाने में। ऐसा समझ में आए? अगर नॉन लिविंग है तो ये दोनों काम करेंगे, प्योर लिविंग मतलब बैक्टीरिया और फंगस है तो न्यूट्रोफिल्स काम करेगा, और अगर वायरस है तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये आप समझ गए, ठीक है, कुछ खास नहीं है, इतना है। आप क्या करो, इतना समझ में आ जाएगा आपको तो हो जाएगा काम आपका। क्लियर? ये था WBC का टोटल फंक्शन। अगर अब आपको WBC में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। अब समझ में आया एंटीबॉडी कैसे फंक्शन करते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है। ये एक मिनट वेट करना, एक सेकंड में। समझ में आया? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? ये लिख लो, हो गया, वो लिख गया होगा पहले। ये WBC का फोर्थ फंक्शन था, इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस कम होंगे। जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको सारी की सारी बता दी हैं। आप इतना भी पढ़ के जाओगे तो हेल्प मिल जाएगी आपको काफ़ी ज़्यादा। तो मोस्टली पार्ट हमने कवर कर लिया। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम बता दे रहा है आपको। WBC का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल। सेल क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, इस वजह से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका सेकेंड नेम क्या है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना आपको। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? बॉडी गार्ड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का क्या संरक्षक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? बॉडी गार्ड को, जो भी है वो कहते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रक है। इसका लाइफ पीरियड कितना होता है? 2 से 6 दिन इतना होता है, ठीक है। बनती कहाँ से है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा से। काउंटिंग में कितनी होती है मात्रा में? 4 से 10,000 तक अराउंड होती है, इतना होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हो आ सकता है, कभी भी क्वेश्चन आया हुआ है, RBC और WBC का रेशियो कितना होता है काउंटिंग में? तो ये होता है 600
रेशियो 1। और एक चीज़ याद रखना, ये RBC का 600 रहेगा, WBC तब 1 होगी। अगर WBC रेशियो RBC पूछा जाए तो रेशियो को कर देना चेंज, एकदम सेम ही लगा के आ जाओ। RBC 600 होगी तो WBC कितनी है, 1 है। अगर ये WBC रेशियो RBC लिखा होता तो 1 रेशियो 600। ये तो आप भाई मैथ में इतना तो जानते ही होगे, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। हाई स्कूल पढ़ के किस किसने पास करी है, सबने, अब तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लेटलेट्स। भाई यहाँ तक कोई डाउट किसी का नहीं है, WBC में RBC में, ओके गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो तीनों ब्लड के पार्ट्स में से, भाई ब्लड के 2 पार्ट्स है, प्लाज्मा और सेल कॉर्पस। अब सेल कॉर्पस के भी 2-3 पार्ट्स है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, जिसमें से RBC में और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता, सिर्फ WBC में केंद्रक होता है। क्लियर, इसमें भी नहीं है। इसका अदर नेम क्या है, सेकेंड नेम क्या है इसका, दूसरा नाम क्या है, तो है थ्रोम्बो। RBC का नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। इसका भी निर्माण या फॉर्मेशन का, ये कहाँ बनती है, तो ये भी कहाँ बनेगी, बोन मैरो। ये भी कहाँ बनती है, बोन मैरो। इसका लाइफ पीरियड कितना होता है, इसका जीवन काल कितना है, तो 7 दिन, 7 डेज। भाई 7 डेज को हिंदी में तो रख ही लोगे, 7 दिन होता है। ठीक है, अब ये काउंटिंग में कितनी है, मात्रा में कितनी होती है, ये होती है करीब 1.5 लाख से 4.5 लाख। प्लेटलेट्स नॉर्मली इतना होना चाहिए आपकी बॉडी। क्लियर, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन या फिर कार्य कहते हैं कि कैसे फंक्शन करती है। तो इसका फंक्शन मेनली जो होता है वो किस चीज़ का है, ब्लड क्लॉटिंग का। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है कौन, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब 3 स्टेप में ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है, वो हम समझाए दे रहे हैं, तो याद करना हो कर लेना, मर्जी है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि न्यूक्लियस नहीं है, बनती कहाँ से, बोन मैरो से, अदर नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है, लाइफ पीरियड कितना है, 7 डेज है, काउंटिंग में 1.5 से 4.5 लाख, है ना, 1.5 to 4.5 लैक्स होती है अराउंड। और फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है, बनाती है। क्लियर। अच्छा, तीनों में से RBC, WBC और प्लेटलेट्स में साइज सबसे बड़ा किसका होता है, WBC का। साइज सबसे बड़ा किसका होता है, WBC का, फिर RBC का, फिर प्लेटलेट्स का। तीनों में सबसे छोटा कौन है, प्लेटलेट्स, सबसे बड़ा WBC। काउंटिंग में सबसे ज़्यादा कौन है, RBC, 50 लाख के अराउंड होती है, 5 मिलियन के अराउंड। और सेकंड नंबर पे कौन है, प्लेटलेट्स, 1.5 से 4.5 लाख है। और थर्ड नंबर पे WBC, करीब करीब 5 से 10 हज़ार या 4 से 10 हज़ार होती। क्लियर, नोट कर लें, हो गया। अब सुन लेना, हम समझा दे रहे हैं, लिखवाने का तो लिख लेना, लिखवा देंगे। जो ये लिख गया, सबका हो गया। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस जो होती है वो स्टेप्स बाय स्टेप होती है, कैसे होती है वो बता रहे हैं, लिख लो, पहले समझाते हैं। तो डेली रिवाइज कर लेगा, जैसे हम 1-2 पेज लिखवाते हैं, मोस्टली 1 या 2 पेज होते होंगे। आप डेली एक बार देख लो, वीडियो को दोबारा सुन लोगे तो याद हो जाएगा आपको सारी की सारी चीज़ें। ऐसा तो अपलोड कराने का यही रीज़न है कि भाई आप एक बार क्लास हो जाती है, फिर सेम क्लास 3-4-5 महीने बाद आएगी। एक बायो चलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, फिजिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ चलेंगी, 4-5 महीने लग जाते हैं, है ना। तो दोबारा से आप कभी भी खोल के रिवाइज़ करते रहोगे, टाइम टू टाइम, रोज़ के 15 मिनट ही देख लोगे तो आपको रिवाइज़ बना रहेगा, ऐसा होता है।
बाकी बरसात को एंजॉय करें, काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है। नहीं सुबह में क्लास ले रहे थे तो 10 बजे बारिश होने लगी, बच्चों को जाने का था, वो आधा घंटे वेट करना पड़ा उन्हें। लिख गया? अब ये प्रोसेस कैसे होती है हम बता दे रहे हैं, ठीक है, सुन लेना। प्रोसेस में ये होता है कि भाई जिस जगह पे चोट लगी है, जिस जगह पे घाव हुआ है आपको, वहाँ पे उस घाव से कौन सा मिनरल्स निकलेगा? कैल्शियम। ठीक है, सुनना पहले, आप हम लिखवा देंगे जो भी पार्ट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है, और कैल्शियम जाएगा कहाँ पे? आप प्लाज्मा में। आपने सुना प्लाज्मा में 4 टाइप की प्रोटीन होती है आपकी, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन को जाके एक्टिवेट कर देगा, तो प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा एक तो, और दूसरा यहाँ से थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम की एक बनती है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? थ्रोम्बिन बनाते हैं। और इस थ्रोम्बिन का काम क्या है वो आपको बताएंगे, ठीक है। थ्रोम्बिन बन गई। अब थ्रोम्बिन हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब थ्रोम्बिन जो होगा, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ये मिलके क्या बनाएंगे? फिब्रिन। और ये फिब्रिन ही क्या करता है? आपने देखा होगा जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाता है एक घाव पे। जो थ्रोम्बिन होती है ना, ये थ्रोम्बिन आपके हेपेरिन को डीएक्टिवेट करने में हेल्प करती है। हेपेरिन का फंक्शन क्या था? रक्त का थक्का ना जमने देना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देना। अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, हमें ब्लड क्लॉटिंग करानी है, तो वो थ्रोम्बिन क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन मिलके फिब्रिन बनाएंगे, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे घाव पे। तभी आपको इचिंग टाइप की होती है, थोड़ा सा होती है यहाँ पे होगा, सही हो रहा होगा, वहाँ पे ऐसा होता है। नेक्स्ट देखना, अब ये जो फिब्रिन बनेगा, ये फिब्रिन और प्लेटलेट्स मिलके विटामिन के की प्रेजेंस में क्या करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग करवाएंगे। क्वेश्चन सिर्फ 2 बनेंगे। ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड का कौन सा पार्ट हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। दूसरा कौन सा विटामिन है या विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन के। कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? कैल्शियम। सी इट। क्लियर है? 3 चीज़ें यहाँ तक है, कोई डाउट नहीं? 3 चीज़ें रखना। कौन सा तत्व कर रहा है? कैल्शियम, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा विटामिन या विटामिन करता है? के। बहुत आया ये क्वेश्चन, यूपीटेट सीटेट में तो बहुत ज़्यादा आता है, पुलिस वगैरह में भी आया हुआ है, लास्ट देखना प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था कि ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड क्लॉटिंग करवाता कौन है? तो प्लेटलेट। विटामिन के जो है, विटामिन के जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहाँ पे कैटलिस्ट का काम क्या होता है? प्रोसेस को बढ़ा देना या कम कर देना। तो फिब्रिन के साथ और प्लेटलेट्स के साथ ये कैटलिस्ट का काम करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तब आंसर करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के, प्लेटलेट्स या फिर कैल्शियम या कोई और ऑप्शन लिखा हो, नहीं तुम प्लेटलेट्स लगा के आ जाओ। विटामिन पूछा गया हो तो विटामिन लगाना है, प्लेटलेट्स वाला पूछा गया हो तो प्लेटलेट्स लगानी है, और कौन सा मिनरल पूछा गया कौन सा मिनरल पूछा गया हो तो कैल्शियम लगाना। ये क्वेश्चंस थे। यहाँ से होता है ब्लड का ये वाला पार्ट्स कंप्लीट। WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चारों पार्ट्स हमने आपको बता दी। एक चीज़ और रहेगी, वैक्सीन क्या होती है वो बता ही देते हैं आपको, ये आप नोट कर लो। हो गया? ये नोट हो गया तो सभी का। नेक्स्ट देखो, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? तो फादर ऑफ वैक्सीन कौन है? फादर ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, क्योंकि फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ के लिए अलग चीज़ की वैक्सीन लगती है, ठीक है, बता देंगे कौन कौन सी होती हैं। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग होती है। वैक्सीनेशन में होता क्या है? वैक्सीनेशन का या मेन फंक्शन क्या है? हम 2 चीज़ समझेंगे क्या होता है, समझो। पहली बात तो जैसे मान लो किसी इंसान को कोरोना हुआ, तो वायरस किस चीज़ का अंदर आया? कोरोना का। तो हम वैक्सीनेशन में अच्छा वो वायरस किसी ना किसी प्रोटीन से किस चीज़ से मिलके बना होगा, है ना, या कोई लिक्विड सब्सटेंस उसके अंदर पाया जाता होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम वैक्सीनेशन में सेम वायरस को आपकी बॉडी के अंदर डालते हैं,
लेकिन बिना किसके, उसके लिक्विड वाले भाग के। सुनना, इससे क्या होगा, इससे फंक्शन कैसे करेगी वैक्सीन। जैसे वायरस है, वायरस में कोई लिक्विड पार्ट होगा उसका, तो आके आपकी बॉडी में फंक्शन कर रहा है वो, इसलिए आप बीमार पड़ रहे हो। हम क्या करेंगे वैक्सीन में, सेम वायरस आपकी बॉडी में डालेंगे लेकिन उसका लिक्विड वाला पार्ट नहीं होगा। अब इससे क्या करेगा, अच्छा वायरस है तो एक्टिवेट कौन होगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होगा, एंटीबॉडी बनेंगे, और एंटीबॉडी के साथ साथ क्या बनेगी, मेमोरी सेल। तो जो वैक्सीनेशन का मेन फंक्शन होता है वो होता है मेमोरी सेल बनाना, ताकि सेम वायरस अगर कोरोना का दोबारा आएगा आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी पहचान लेगी, एंटीबॉडीज बनाने लगेगी, आप सेफ रहेंगे, ये होता है। तो वैक्सीन में हम सेम वायरस को इंजेक्ट करवाते हैं आपकी बॉडी में जिस चीज़ की वैक्सीन लग रही होती है, जो डिसीज़ होती है उसकी, ऐसा होता है। क्लियर है। अच्छा, वैक्सीनेशन का मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है, तो मेमोरी सेल बनाना, ताकि याददाश्त रह जाए कि भाई ऐसा वायरस अगर दोबारा आएगा तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्ड करेगी। क्लियर है, ऐसा है। तो याद रखना, फादर ऑफ वैक्सीन कौन है, एडवर्ड जेनर है। वैक्सीन का मेन काम क्या है, मेमोरी सेल बनाना, ताकि सेम स्ट्रक्चर का, सेम शेप का अगर वायरस दोबारा आता है तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले और अपना रिस्पॉन्स दिखाने लगे या रिस्पॉन्ड कर दे उसके लिए। क्लियर है। अब बताओ कोई डाउट हो इनमें से, तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी डाउट हो आपका। ये ब्लड वाले पार्ट्स में अभी ब्लड ग्रुप बचा है हमारा, है ना, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर क्या होता है ना, एरिथ्रोफिटलेस ब्लास्टोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हम बताएंगे आपको। क्लियर। आरबीसी कमी से कौन सा रोग होता है, बता दिया। आरबीसी की कमी से, आरबीसी वाला कल पढ़ाया था, लिखवाया था ना। आरबीसी कमी से एनीमिया होता है और आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया होता है। अब आप कुछ सोचना, डब्ल्यूबीसी कमी से बढ़ने से भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगी तो क्या होगा भाई, इम्यूनिटी कम रहेगी तो हम बीमार ज़्यादा पड़ेंगे, ज़्यादा पड़ जाएंगे। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर, क्या बोलते हैं उसके, ल्यूकेमिया। क्लियर। डब्ल्यूबीसी के कम होने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी तो हम बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे, तो हमें ज़्यादा बीमार होने के चांसेस रहेंगे, डिसीज़ ज़्यादा हो सकती हैं डब्ल्यूबीसी के कम होने से। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो ब्लड कैंसर होने के, ल्यूकेमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ल्यूकेमिया। क्लियर। LEU, LEUKEMIA, ल्यूकेमिया लिख दे, देख लो। डब्ल्यूबीसी का आई, डब्ल्यूबीसी कम होने से बहुत सारी बीमारियां, मैनी डिसीजेज हो सकती हैं हमें, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी ज़्यादा ऐसा कुछ। और डब्ल्यूबीसी के ज़्यादा होने से ल्यूकेमिया, कम होने से मैनी डिसीजेज। क्लियर है, ऐसा। साइज ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होता है, साइज के अकॉर्डिंग डब्ल्यूबीसी दोनों में। हाँ, डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा, ये लिख लेना यहाँ पे, बातें नहीं करो, देखो साइज में डब्ल्यूबीसी होगा, फिर आरबीसी होगा, फिर प्लेटलेट्स होंगी, और मात्रा में या क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा आरबीसी होगा, फिर प्लेटलेट्स होंगी और फिर डब्ल्यूबीसी। भाई 50 लाख है, ये 1.5 लाख के अराउंड है, 2 लाख के अराउंड, ये 5,000 से 10,000 है, ऐसा है। ठीक है, इसका साइज सबसे ज़्यादा है, इसका है, फिर किससे कम होने से बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है तो आप किसी भी डिसीज से लड़ ही नहीं पाएंगे। भाई फीवर भी आ जाएगा तो आप लड़ नहीं पा रही बॉडी, आप कोई भी डिसीज हो सकती है आपको, फिर तो कोई भी चीज़ आ सकती है, बहुत सारी डिसीज हो सकती है। समझ में आया लेक्चर? मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो है वो इसमें से आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या क्या हम क्वेश्चन बता दे रहा आपको एक बार, सारे के सारे। अभी भी नहीं दिख रहा है तो ठीक है, नहीं ठीक है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा फास्ट लिख लें आप, 2 पॉइंट लिखेंगे, 1 2 3, ठीक है।
हम क्या बता रहे थे, भूल गए, क्वेश्चंस बता रहे थे वहाँ, क्वेश्चन सुन लेना। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी मात्रा में कितनी है? 50 लैक्स के अराउंड। डब्ल्यूबीसी कितनी है? 5 से 6 10 हज़ार के अराउंड। 4 से 10 हज़ार लिख लो आप, 4 से 11 लिख लो आप, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्लेटलेट्स कितनी है? 1.5 से 4.5 लाख के अराउंड कितना होता है। साइज में नहीं सॉरी, हाँ, बनती कहाँ से है आरबीसी? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो, प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में। आरबीसी में न्यूक्लियस है? नहीं है। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस है? हाँ है। प्लेटलेट्स में भी हाँ है। इनमें से कॉर्पल्स जो है वो प्लेटलेट्स और आरबीसी होगी, और सेल जो है वो डब्ल्यूबीसी होगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कौन कौन से मैमल्स में के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है? कैमल और लामा, दो में ही है, बाकियों में तो है नहीं किसी में। क्लियर है सब? नेक्स्ट, मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का? हीमोग्लोबिन बनाना। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फाइबर? प्रोटीन है, और ऐसी प्रोटीन जो किससे बनी है? आयरन से। और कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड में। और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, पूरी बॉडी में ले जाना। क्लियर? ताकि एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। इस वजह से सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सी गैस रिएक्शन करती है हीमोग्लोबिन के साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए हमें हीटर वगैरह में बंद रूम में नहीं सोना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स कितने थे? 5। कौन कौन से? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईसनोफिल्स। इसमें लो लेवल इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करवाता है? बेसोफिल्स और ईसनोफिल्स, नॉन लिविंग से, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स प्योर लिविंग से, बैक्टीरिया और फंगस से। और जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है वो आपको वायरस से प्रोवाइड करवाते हैं, हाई लेवल इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। वैक्सीन की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने, फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है। वैक्सीन का मेन फंक्शन क्या है? मेमोरी सेल बनवाना। साइज सबसे ज़्यादा किसका है? और मात्रा में सबसे ज़्यादा कौन है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है? 600:1, 600:1। अब जैसा पूछा गया वैसा आप आंसर कर दें। क्लियर? ब्लड क्लॉटिंग का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। ब्लड क्लॉटिंग का काम प्लेटलेट्स का। क्लियर? कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन के, विटामिन के हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? थैंक यू। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप हमसे। नहीं है? थैंक यू।